हवा में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, और हौसला रखो मेरे दोस्त, एक जीत या हार से कोई सिकंदर और फकीर नहीं बनता। इसी जोश और जुनून के साथ फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केसर पर। अब हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था। हमारी जो क्लासेस थी वो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड चल रही थी। हमने आपके सामने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था कंसेप्ट सीरीज। कंसेप्ट सीरीज के 2 पार्ट आपके सामने क्लास हो चुकी हैं और ये जो क्लास होने वाली है वो तीसरी क्लास यहाँ पर होने वाली है। कंसेप्ट सीरीज के अंदर हम सीख रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके अंदर हम ये सीख रहे थे कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स के टाइप क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। और हमने उसके बाद स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट का जो कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया था अच्छी तरीके से प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनकी स्टडी हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों। आप 11th 12th में हैं, यदि आप 10th क्लास को क्लियर कर चुके हैं या क्लियर करने वाले हैं और 11th 12th में आप साइंस लेना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम का आप चुनाव करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा ताकि आप 11th 12th में एडमिशन लेने के बाद आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केसर पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात चल रही थी और इंडक्टिव इफेक्ट का जो कंसेप्ट था वो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये होने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये जो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब एप्लीकेशन, इसको यूज कैसे करना है, इस इंडक्टिव इफेक्ट को यूज कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म में ये किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है ताकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर नंबर 1 पढ़ेंगे हम कार्बोकैटायन के बारे में। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम, कार्बोकैटायन के बारे में स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना जरूरी है कि कार्बोकैटायन होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि किसी कार्बन है, कोई कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 4 हाइड्रोजन इससे अटैच होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 होती है, इसीलिए इससे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे। तो मैं इससे 5 हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मैंने इससे अटैच कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, इसको देखिए आप, कि जो कार्बन से 4 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके अंदर जो हम इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड में क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? यहाँ पर कार्बन का होता है। तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो करते हैं हम। तो यहां पर क्या होगा कि जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है क्या? हाइड्रोजन। यदि इसके अंदर ऐसा हो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर के चला जाए? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला जाए कौन? हाइड्रोजन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हाइड्रोजन लेकर के चला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन यहां से क्या होगा? रिमूव होगा। क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जा रहा है, इसीलिए इस पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए, यानी कि कार्बन से जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर के चला गया है? हाइड्रोजन लेकर के चला गया है। तो उसके बाद ये जो स्पीसीज बनती है, यानी कि कार्बन पर क्या आ गई है? कमी आ गई है। क्या आ गई है? कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है। यदि अब हम देखेंगे
तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब देखिए, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 4 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? यहां पर तो कंप्लीट था, लेकिन यहां से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया विद इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद ये जो स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोकैटायन बोलते हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन हम बोलेंगे। तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो सबसे पहली चीज तो ये क्या है? कार्बोकैटायन है। क्या है ये? कार्बोकैटायन है। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन है और आउटर मोस्ट सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो कार्बन है इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कार्बन है यहां पर इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो मेनली मैं बात करूं अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, संकरण की अगर हम बात करते हैं, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके हिसाब से हम क्या तय करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड थे? 4। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3। कौन सा? एक s और 3 p। एक तो s हो गया है और 3 क्या है? p। यानी कि यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3 था। लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो कौन सा होगा? sp2। कौन सा होगा? sp2 होगा। इसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से बच्चों कि हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से क्या निकालते हैं हम, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालना है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। 1 हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है बट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अभी हम जो सेकंड है, तो पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कार्बोकैटायन की। ठीक है। मैं आपको कार्बोकैटायन क्यों स्टडी करा रहा हूं यहां पर, आई इफेक्ट में इसका क्या रोल है, तो इसका रोल है मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब सबसे जो नेक्स्ट चीज है आपको ये ध्यान रखना है, ये किसी भी स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी चीज की स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर कौन सा चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है। तो कोई भी जो स्पीसीज है वो कब स्टेबल होगा? जब उस पर क्या होगा? चार्ज कम होगा। यदि किसी भी स्पीसीज पर चार्ज ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई युवा व्यक्ति होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है। तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रहता है, वो भागता हुआ फिरता रहता है। लेकिन जैसे ही हम वृद्धावस्था में चले जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर क्या नहीं रहती? एनर्जी नहीं रहती है। और एनर्जी नहीं रहती है तो हम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान हम ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा एनर्जी रहेगी तो क्या रहेगा? ज्यादा एनर्जी रहेगी तो कम स्टेबल रहेगा, और कम एनर्जी रहेगी तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। यानी कि जब किसी भी स्पीसीज पर चार्ज ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी, और चार्ज कम रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जो कार्बोकैटायन होता है इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए कौन सा कार्बोकैटायन है जो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए हम बात करते हैं CH3 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 H, CH3
CH3 CH2H। यहां पर मैं कोई और ग्रुप जोड़ देता हूं, जैसे कि मैं क्लोरीन ऐड कर देता हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट CH2 CH3, ठीक है, या मैं यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपकी, ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। देखो ऊपर एक कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है 2 और एक कार्बन ये है, तो ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है सेंटर वाला कार्बन। यानी कि ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये? 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये जो कार्बन है वो 1 और 2, ये तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हमको काउंट नहीं करना है, हमको देखना है कार्बन को। तो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। और ये जो कार्बन है इधर किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। और CH3 जो होता है, जो CH3 होता है इसको बोलते हैं हम सुपर 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सुपर 1 डिग्री, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 डिग्री क्यों हुआ, 2 डिग्री क्यों हुआ और 1 डिग्री क्यों हुआ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। देखिए तो कार्बोकैटायन क्या होता है, यानी कि कार्बन पर क्या रहेंगे? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और उसके बाद हम देखेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके बाद हम देखेंगे सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होने वाली है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन रहेगा, उसके बाद 2 डिग्री रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? सुपर 1 डिग्री रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? 1 अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। जिस स्पीसीज पर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ही कम स्टेबल रहेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, अभी समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है। देखिए CH3 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 जो ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां पर कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी क्या है? कम है। तो ये क्या करेंगे, यहां पर ये जो CH3 ग्रुप है ये इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां पर डोनेट किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चार्ज की मात्रा क्या होगी? कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपको कोई 20 रुपए दे रहा है, दूसरा आदमी जो है वो 30 रुपए दे रहा है, तीसरा व्यक्ति आपको 40 रुपए दे रहा है। तो यानी कि आप पर कमी तो 10 रुपए की थी, लेकिन देने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो यानी कि वो कमी आपसे क्या होने लग जाएगी? दूर होने लग जाएगी। इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर कम है, लेकिन 3 ग्रुप ऐसे हैं जो क्या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स देने के कारण इस पर जो कमी थी, यानी कि इस पर जो चार्ज था, पॉजिटिव का चार्ज था, वो क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। और चार्ज कम होने लग जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। जबकि बात करेंगे हम यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, किसकी बात करेंगे? 2 डिग्री कार्बोकैटायन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ CH आएगा, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले वो कितने हैं? 2 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप्स हैं यहां पर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, लेकिन यहां तो कितने हैं? 3 ग्रुप हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा हो रहा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट 3 डिग्री कंपेयर टू 3 डिग्री कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां ओनली सिंगल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो और यहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर कोई भी ग्रुप जोड़ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट के जो ऑर्डर को बताने में हम यूज करेंगे वो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि किस कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो आपको मैंने बताया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम जो बात करेंगे, देखो तो ये कार्बोकेटाइन आपका कंप्लीट होता है 3 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? 3 डिग्री बोल रहे हैं। ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसके 2 डिग्री बोल रहे हैं। ये जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री बोल रहे हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है, यानी कि ये इक्वल रहेगा किसके? प्लस आई इफेक्ट के अपॉन माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पर डिपेंड करती है? आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए हम इसे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर रीड कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। और ये ऑर्डर कैसे आया? ये ऑर्डर ऐसे आया, ठीक। और ये कैसे आया ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो कोई भी चीज है वो रटने की जरूरत नहीं है, पूरा समझने वाला मैटर है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम चलते हैं, ये कार्बोकेटाइन आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन था, कैसे यूज करना है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लग रहा है, ये कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे कार्ब एनायन की। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों? कार्ब एनायन की चर्चा करेंगे। देखिए देखिए सेकंड एप्लीकेशन जो अब हम ले रहे हैं ये है कार्ब एनायन, ठीक है। कार्ब एनायन क्या होगा? देखिए पहले के जैसे ही हमको कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। यहां कार्बोकेटाइन के अंदर क्या हो रहा था? दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर के जा रहा था? हाइड्रोजन लेकर के जा रहा था, इसलिए उस पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन कार्ब एनायन के अंदर क्या होगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हाइड्रोजन बिना लिए हुए यहां से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन नहीं लेता है और अकेला सिंगल हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा है तो यहां पर आप देखोगे कि कार्बन पर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास रह रहे हैं? कार्बन के पास रह रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर ये होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उस पर तो आता है नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके पास क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्पीसीज आपके सामने बनी है ये है क्या? कार्ब एनायन। क्या है ये? कार्ब एनायन। इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो की जो नंबर है वो कितना रहने वाला है? देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, और ये जो माइनस दिखा रहा है यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ गए हैं? कार्बन के पास आ गए हैं। यानी कि यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। भाई ऑक्टेट रूल क्या होता है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। और यहाँ पर कार्ब एनायन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट क्या माना जाएगा? यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हम कार्ब एनायन की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो कौन सा होगा? sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो माइनस चार्ज है या एलपी होते हैं उसके अंदर भी हम हाइब्रिडाइजेशन को कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलपी को काउंट करते हैं तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है। एलपी को काउंट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज है। तो ये तो हुआ आपका क्या? कार्ब एनायन। अब हम बात करेंगे कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे हमने कार्बोकेटाइन में किया था, ठीक है। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन,
देखें तो यहां पर क्या होगा कि ये क्या है 3 डिग्री कार्ब एनायन है, ठीक है। ये क्या है 2 डिग्री कार्ब एनायन है, और ये है बच्चों 1 डिग्री कार्ब एनायन है। और ये है सुपर 1 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो ये है 3 डिग्री कार्बन आयन, ये है 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये है क्या 1 डिग्री कार्बन आयन, और ये है सुपर 1 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि कार्बोकैटायन के अंदर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो क्या था 3 डिग्री का सबसे ज्यादा था, फिर 2 डिग्री का था, फिर 1 डिग्री का था, और फिर क्या था सुपर 1 डिग्री का था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा सुपर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप ये ध्यान रख सकते हो कि दोनों क्या है अपोजिट हैं। यदि आप एक का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर लेते हो तो दूसरे का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों आया इसको मैं समझाने का दोबारा से प्रयास करता हूं। वैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट की मेरी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस अगर देखी हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क करता है। यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है क्योंकि इस पर क्या आ रहा है माइनस चार्ज आ रहा है, और 3 ग्रुप जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि चार्ज की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है अपने आप कम हो जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो ये था कार्ब एनाइन का आपका ऑर्डर, और इसके अंदर हम इसी से क्या बना सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये किस पर डिपेंड करेगा, देखो तो इससे ही हम बना सकते हैं कि कार्ब एनाइन स्टेबिलिटी इक्वल रहेगी किसके माइनस आई इफेक्ट के अपॉन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों।